हेलो गाइस, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल मैथ्स का अड्डा में, जिसमें मैं आज की वीडियो लेके आया हूं बच्चों क्लास 12th की मैथमेटिक्स के डिपेंडेंट। क्लास 12th की मैथमेटिक्स किस तरीके से रहेगी और अपना पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। राइट, कैलकुलस का बच्चों ये सबसे मेन चैप्टर होता है। ये अपनी 12th मैथमेटिक्स के अंदर पूरे कैलकुलस का बेस चैप्टर है। राइट, अगर ये नहीं आया तो क्लास 12th के अंदर समझ लो आपको कुछ नहीं आता है ना। क्लास 12th की अपनी कैलकुलस के अंदर कुछ नहीं आता। जनरली बच्चों क्लास 12th के अंदर जो कैलकुलस अपनी पूरी यूनिट है वो अभी इससे 2 या 3 साल पहले लगभग आती थी 45 मार्क्स की। कितने मार्क्स की? 45 मार्क्स। राइट, लेकिन कुछ पहले कंडीशंस क्या आती कि हमारा जो एग्ज़ाम आता था वो 100 मार्क्स का आता था। राइट, लेकिन अब क्या हो गया है कि जो एग्ज़ाम है CBSE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होने लग गया है 80 मार्क्स का। तो जब से 80 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है तब से बच्चों ये हमारा पूरा का पूरा कैलकुलस 35 मार्क्स में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि पहले 45 का आता था और ये 35 मार्क्स का। राइट, तो पूरा अगर आपने कैलकुलस कर लिया तो यहाँ से आपको इतनी बात समझ में आती हो कि आप पास तो हो जाओगे। ठीक, तो इस चीज़ से ये डिपेंड करता है कि बच्चों अगर आपको कैलकुलस अच्छे से आती है तो आप पूरे एग्जाम में टैकल कर सकते हो अच्छे से अच्छे मार्क्स। राइट, तो इसके लिए पूरी कैलकुलस सीखने के लिए बच्चों सबसे पहला बेस जो चैप्टर है अपना दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एग्जाम के अंदर आप ऑब्जर्व करो, पिछली साल जो कम से कम 4 या 5 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें मैंने देखा था कि करीबन 15 के जस्ट बाद जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है 2015 के जस्ट बाद लगभग 5 से लेकर 7 या 8 मार्क्स के लगभग आती है। यानी कि 6 मार्क्स, किसी ईयर में 7 की, किसी ईयर में लास्ट 8 मार्क्स तक की आती है। राइट, यानी कि 35 मार्क्स में से ये अपना एक खुद की यूनिट यानी कि इकलौता चैप्टर 7 to 8 मार्क्स कैरी करता है। राइट, जिसमें आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता था और 2 मार्क्स का एक नंबर के 2 इस तरीके से हो जाते हैं 8 मार्क्स या 7 मार्क्स की कम से कम आती है। ठीक है, तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि बेटा ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राइट, और इतनी बात आपको समझनी होगी कि अगर हमें ये चैप्टर समझना है तो इसके लिए हमारा 11th क्लास का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर टोटली डिपेंडेंट है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पे। ये हर टीचर यही बात बोलता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ज़रूरी नहीं है कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव आपको बहुत अच्छे से आती हो या 11th क्लास में आप नहीं पढ़े तो इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। अरे ऐसा कोई मतलब नहीं है बेटा। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर कोई बच्चा यहाँ से भी समझना चाहे ना ये चैप्टर को, अगर अच्छे से फील करके पढ़े तो अभी भी इस चैप्टर को अच्छे से कर सकता है, चाहे उसने 11th क्लास में ढंग से पढ़ा हो। इट डजंट मैटर उसने अच्छे से लिमिट आती है या फिर उसे डेरिवेटिव इससे 11th क्लास में उसने ढंग से पढ़ा या नहीं। ठीक है, तो मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, लेकिन मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों। बस मेन बात ये है कि अगर इस टॉपिक को अगर आपको ध्यान से पढ़ना है, बारीकी से समझना है तो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें क्लियर करनी होंगी, है ना। चैप्टर में फील लेके पढ़ना होगा, फील नहीं आया तो कोई चैप्टर में मज़ा नहीं आएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम। तो जिसमें हमारे पास कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर 2 चैप्टर अलग अलग होती हैं RD शर्मा के अकॉर्डिंग, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग बच्चों ये पूरा एक चैप्टर बन जाता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ क्या क्या आता है। जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक होता है इसका कंटिन्यूटी। राइट, उसके बाद अगला टॉपिक बनेगा डिफरेंशिएबिलिटी। राइट, नेक्स्ट टॉपिक अपना बनेगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन के जस्ट बाद हमारे पास आता है इसकी मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में लैग्रेंजेस थ्योरम, रोल्स थ्योरम, है ना, इस टाइप से मिलेंगी आपको। राइट, और इसके साथ साथ आपको इसमें डिफरेंशियल एरर भी इसी के अंदर मिल जाएगा, डिफरेंशियल एरर। राइट, तो ये सारे चैप्टर इसके अंदर कवर किए जाते हैं हमारे। ठीक, तो इन सारे चैप्टर्स में सबसे मेन जो चैप्टर्स हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, एक छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन कैरी भी नहीं करता, लेकिन डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी ये खास चैप्टर है इसके लिए। राइट, इनमें से मार्क्स के कुछ कभी पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते हैं ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बेटे, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। द टॉपिक इज़ कॉल्ड कंटिन्यूटी। राइट, सबसे पहले हम समझेंगे कि कंटिन्यूटी बेसिक होता क्या है, कंटिन्यूटी होती क्या है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कंटिन्यूटी आज का टॉपिक अपना पूरा रहेगा कंटिन्यूटी पर लेक्चर पूरा। ठीक, तो कंटिन्यूटी बेटा अगर मैं इसको प्रैक्टिकल समझाऊँ कि सपोज़ एक बाइक पे एक सुंदर सी कन्या जा रही है। कौन जा रही है? एक सुंदर सी कन्या, है ना। तो सुंदर सी कन्या का नाम समझ के कुछ बच्चे के कान खड़े हो गए होंगे, है ना। तो एक बाइक पे, ठीक है, अभी मान चलो ये पेड़ है, ठीक है, रास्ते में रोड लगा, रोड पे है, ठीक, कुछ बाइक्स जा रही हैं इस तरीके से, इधर जा रही है सुंदर सी कन्या। ठीक है,
तो पीछे से कुछ बच्चों को देखने लग जाते हैं कि अरे बाइक पे कोई ना कोई बंदा जा रहा है या कोई सुंदर सी कन्या जा रही है, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, है ना। तो अभी आप उसके पीछे पड़ गए, तो सपोज़ आप जब तक पीछे नहीं पड़ोगे, जब तक बीच में कोई ब्रेक ना मिले, आपको कोई ना कोई बीच में आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ोगे, राइट। तो इसी तरीके से हमारी कंटिन्यूटी चलती है कि सपोज़ अगर किसी फंक्शन का अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़े, राइट, अगर वो फंक्शन होगा बच्चों वो किस टाइप का फंक्शन होगा, तो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, रियल फंक्शन। कैसा फंक्शन होना चाहिए, रियल फंक्शन। अब बच्चे बोलेंगे सर ये रियल फंक्शन कौन सा होता है, अभी हमने फंक्शन पढ़ा ही नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, रियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हम किसी भी फंक्शन मान के चलो, कोई फंक्शन लेके चलो, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर अगर हम कोई वैल्यू रियल वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि रियल नंबर पुट करते हैं और रिजल्ट में भी रियल वैल्यू मिलती है आपको, तो वो फंक्शन रियल फंक्शन होता है। तो उस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के आसपास, सपोज पॉइंट मैं लेता हूँ यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ से इधर या लेफ्ट में या राइट में, और उस पॉइंट पे जो वैल्यू मिलती है हर जगह वो सेम मिलती है, राइट। और दूसरी भाषा में कहूँ कि अगर मुझे उसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़े, क्या करना पड़े बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करना पड़े, तो वो ग्राफ अगर मैं ड्रॉप करूँ तो एक स्लॉट में पूरा का पूरा मैं पेन को बिगर उठाए हुए पूरा का पूरा ग्राफ अगर मैं प्लॉट कर सकता हूँ, तो वो मेरा फंक्शन कैसा बोला जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाएगा। कैसा बोला जाएगा बच्चों, कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आप बिगर पेन को लिफ्ट किए हुए ड्रॉ कर सकते हो तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। अगर उसको बिगर पेन को लिफ्ट किए हुए उसका ग्राफ नहीं बना सकते तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, डिसकंटिन्यूअस, राइट। चलिए, तो डेफिनेशन आपकी आई होप क्लियर होगी, लेकिन फॉर्मली डेफिनेशन जो होती है वो भी लिखना काफ़ी ज़रूरी है ना। तो आप बोलोगे डेफिनेशन क्या बनेगी, अ रियल फंक्शन, कैसा फंक्शन बच्चों, अ रियल फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स ले लेते हैं, उसका नाम देते हैं रियल फंक्शन एफ एक्स, कैन सेड टू बी कंटिन्यूअस। कैसा बोला जाएगा, कंटिन्यूअस, ठीक है बच्चों। क्या बोला जाएगा वो, कंटिन्यूअस फंक्शन। कब बोला जाएगा, इफ द ग्राफ ऑफ that function can be drawn without lifting the pen। कैसे बच्चों, without lifting the pen। अब बोलोगे सर जो है आपने बताया था पेन को उठाए हुए नहीं बनाते हैं, वही डेफिनेशन हमने लिख दी। तो बच्चों डेफिनेशन यही है, बेसिक सी बात है कि अगर कोई फंक्शन है जिसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो एक पॉइंट के आसपास, जैसे मान चलो जैसे मान लो एक्स इक्वल टू 2 पर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में पूरा ग्राफ बनाऊँ तो मैं पूरे ग्राफ को एक ही स्लॉट में सिंपल बना सकता हूँ बिगर पेन को उठाए हुए। तो वो फंक्शन कैसा फंक्शन बोला जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाएगा, राइट। कैसा फंक्शन बोला जाएगा बच्चों, कंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं कि क्या ऐसे कोई फंक्शन होते हैं, क्या ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें हमारा जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस रहता है या फिर उसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वो डिसकंटिन्यूअस भी रहता हो, राइट। तो एक एक एग्जांपल लेके बच्चों अच्छे से क्लियर करेंगे, जिसमें मैं सपोज एक फंक्शन लेता हूँ, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू, मैंने लिया सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू एक फंक्शन है जिसमें मेरे पास एक वैल्यू -1 है और एक वैल्यू पॉजिटिव का 1। तो पॉजिटिव तो आप लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि अगर x की वैल्यू मैं 0 लूँ या 0 से छोटी लेता हूँ, ठीक, और या x की वैल्यू मैं ग्रेटर देन 0 लेता हूँ, तो इस ग्राफ को प्लॉट करना है। तो ये ग्राफ का ये जो फंक्शन है बच्चों, इसका ग्राफ प्लॉट करना आपको बेसिकली आना चाहिए, है ना। ग्राफ आपको प्लॉट करना नहीं आता तो वो मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो एफ एक्स अगर हमारे पास फंक्शन है तो इतना तो आप जानते हो कि ये जो वैल्यू होती है एफ एक्स, उसको हम y भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका मीन्स ये है कि अगर मुझे इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रॉ करना है तो मुझे 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 2 होते हैं, एक्स एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस, जिसमें मुझे अगर ग्राफ की दोनों अगर पॉइंट पता है तो मैं उसको एग्जैक्ट लोकेट कर सकता हूँ और उसको अच्छे से ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। तो मुझे अगर एक्स की वैल्यू क्या करनी पड़े बच्चों, लेस देन 0, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं 0 और उससे छोटी, कौन सी, 0 वैल्यू, यानी कि एक्स की अगर यहाँ पे लिया तो 0 होती है, वाई की भी 0 होती है बेटा इधर, ये -1 -2 -3 ये पॉजिटिव के होते हैं इधर, ठीक। 4 तक ले लेते हैं, ये y के बच्चों पॉजिटिव का और ये y इधर नेगेटिव का, है ना। तो इस तरीके से हम इसमें सपोज क्या करते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू लेस देन 0 और 0 तक, है ना, तो यानी कि x की वैल्यू 0 और उससे पहले ये लेता हूँ तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, नेगेटिव का 1, तो y की वैल्यू नेगेटिव का 1 बनती है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ग्राफ बजाएगा
तो सीधा इस तरीके से बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा बच्चों बताओ, यहाँ तक, क्योंकि मुझे x 0 पुट करने पर y -1 मिलता है, तो यहाँ तक एंड हो जाएगा, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि x की वैल्यू अगर हम ग्रेटर देन 0 रखते हैं, यानी कि हमें पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर x एक्सिस जो है ग्रेटर देन 0 इधर साइड में आएगा, RHS साइड में, है ना। राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 ये पॉजिटिव के हैं। अगर इनमें से कोई वैल्यू पुट करता हूँ यानी ग्रेटर देन 0 कोई वैल्यू लेता हूँ, तो वो रिजल्ट क्या शो करता है मुझे, पॉजिटिव का 1। तो पॉजिटिव का 1 मतलब वो y की वैल्यू बन जाएगी, किसकी बन जाएगी, y की। तो वो फिर हमारे ग्राफ यहाँ से जाएगा, एग्जैक्ट 1 से नहीं जाएगा, 1 का जो पॉइंट है वो खाली रहेगा, 1 के जस्ट बगल से जाएगा और सीधा चला जाएगा। तो इस फंक्शन का मैं ग्राफ, क्या मैं इस फंक्शन का ग्राफ बच्चों बिगर पेन को उठाए हुए एक बार में ड्रॉ कर पाया, नहीं कर पाया। इसीलिए हम इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। कैसा बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा बोलेंगे बच्चों, डिसकंटिन्यूअस, राइट। अभी हम बात करते हैं कि क्या हमारे ऐसे फंक्शन और भी होंगे जो डिसकंटिन्यूअस होंगे, बिल्कुल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अभी हम एक और फंक्शन ऐसा लेते हैं जिसमें हमारे पास जो ग्राफ बने वो कंटिन्यूअस हो, यानी कि उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, तो वो उसको प्लॉट करने के लिए हमें कोई पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े, राइट। चलो कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने फंक्शन लिया f(x = 1 1), राइट। चाहे अब आप x की वैल्यू लेस देन 0 ले लो या इक्वल्स टू 0 लो, चाहे आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लो, तो भी हमारे पास 1 1 रिजल्ट शो करेगा। इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ पर या तो आप x की नेगेटिव लो या x की पॉजिटिव वैल्यू लो या x = 0 लो। इक्वल्स टू का साइन ये लगा हुआ है, x = 0, ठीक है। ग्रेटर देन का साइन लगाया और लेस देन का साइन यहाँ लगाया, तो सब में रिजल्ट 1 1 1 आ रहा है। चाहे आप x की वैल्यू 0 लेते हैं तो मुझे y की वैल्यू 1 मिलती है, 1 सपोज यहाँ पर है तो पॉजिटिव का 1 है ना। चाहे आप x की वैल्यू नेगेटिव में लेते हैं, नेगेटिव इधर होता है आप जानते हैं, पॉजिटिव इधर होता है, ठीक, x डैश। तो यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, चाहे आप राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू लेते हैं, सारी वैल्यूज़ पर ये 1 1 1 शो करता है। तो क्या मुझे इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा मिला जिसमें मुझे पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी, बताओ। बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने एक ही स्लॉट में पूरा ग्राफ प्लॉट कर दिया बिगर पेन को लिफ्ट किए हुए, राइट। ग्राफ प्लॉट करने का मतलब है कि ये वाली लाइन है, अब पूरा ग्राफ ये नहीं कि ये मैंने बनाया तो ये बनाया, इसमें तो मुझे पेन उठाना पड़ा, बेसिक सी बात है। ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस थे ना, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस थे, इसमें तो उठाने की जरूरत पड़ेगी, बेसिक सी बात है। जो ग्राफ वो बना फंक्शन का, वो ये है फंक्शन अपना, ठीक है ना। तो ये है अपना f(x) फंक्शन। तो इस फंक्शन का ग्राफ मैंने क्या किया बच्चों, एक ही स्लॉट में बिगर पेन को लिफ्ट किए हुए बना दिया। तो इस फंक्शन को मैं क्या बोलूँगा, दिस फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए इतनी बात हम समझ गए कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। अब हम ऐसा काम करेंगे कि हर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तब हम चेक करेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो अब मेन बात ये आती है कि अभी मेरे पास ये सिंपल से फंक्शन थे, तो इसके ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिए, राइट। अब हर क्वेश्चन के ग्राफ तो हम प्लॉट नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें हर एक वैल्यू पुट करनी पड़े, हर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालना पड़ेगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाएगी, राइट। तो क्या कोई ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिससे हम डायरेक्ट सॉल्व करके उस फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, या फिर वो प्रूव करने की पूछे तो प्रूव कर सकते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस आ सकता है, राइट। तो क्या ऐसी कोई कंडीशन होती हैं बच्चों, बिल्कुल होती हैं, ठीक है ना। तो मैं डिस्कस करता हूँ वो कंडीशंस क्या होती हैं कि जिस पर हमारा कोई फंक्शन प्लॉट करना चाहें, तो प्लॉट करने की अपेक्षा उसे अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो डायरेक्टली सॉल्व करके बता सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। इज़ दैट क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, वो क्या क्या कंडीशंस होती हैं उनको डिस्कस करते हैं हम, जिसमें इसकी डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा रफ करूँगा, ठीक। अब मैं बात करूँ बच्चों, इसकी डेफिनेशन ऐसी लिखनी है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या करना होगा आपको, बेसिक सी बात है, आपको बस इतना करना है, द रियल फंक्शन f(x) इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस इफ़ वी प्लॉट द ग्राफ विद लिफ्टिंग द पेन, यानी कि पेन को हमें उठाने की ज़रूरत पड़ जाए। वी नीड टू लिफ्ट द पेन टू ड्रॉ द ग्राफ। अगर हमें किसी ग्राफ प्लॉट करना पड़े तो उसमें अगर हमें पेन को उठाने की जरूरत पड़ जाए तो वो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस बोला जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है ना। डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी डिसकंटिन्यूअस के लिए, लेकिन मीन्स आपको अगर इसका पॉजिटिव मीन समझ में आ रहा तो उसी की जस्ट नेगेटिव, यानी कि जिसका हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ बगैर पेन को उठाए हुए, वो तो कंटिन्यूअस हो गया। और जिसका प्लॉट नहीं कर सकते बगैर पेन को उठाए, यानी कहीं ना कहीं बीच में हमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाए, कोई ग्राफ प्लॉट करने पर सपोज बीच में गैप मिल जाए, है ना। जैसे अभी मिला था इसका डिसकंटिन्यूअस का ग्राफ मैंने बनाया था, पहली लाइन x से -1 तक गई थी, फिर ऊपर जाके पॉजिटिव के 1 से गई थी, राइट। तो इस तरीके का ग्राफ जो होगा वो, या इस तरीके का जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाएगा, ठीक। अब हम बताते हैं बेटा कि कंडीशन क्या होती है, ठीक है ना। तो पहले डिस्कस करूंगा बेटा कंडीशन फॉर डिसकंटिन्यूटी।
डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या कोई कंडीशन होती है? ठीक, अच्छा इसमें सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी से पहले मैं कंटिन्यूटी की डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद डिसकंटिन्यूटी, है ना। पहले हम पॉजिटिव चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी हमें कोई ग्राफ पता करना है ना। ग्राफ अगर हर एक का ग्राफ तो नहीं बना सकते, हमें कोई कंडीशन पता करनी है, तो इसके लिए बच्चों हमारी 11th की लिमिट लगती है, इसलिए हर टीचर बोलता है कि 11th क्लास की लिमिट हमें समझना आना ज़रूरी है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप वीडियोज़ को अच्छे से देखते जाओगे, मेरी वीडियोज़ को, तो मैं बेसिक सा तरीका बताऊँगा, वो हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है। मोस्ट टू मोस्ट क्वेश्चनों के अंदर वही तरीका, एक मेथड लगता जाता है, जिसमें हम एक एक क्वेश्चन को चुन के करने जाएंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चनों को अच्छे से टैकल कर सकते हैं और क्या हमें वाकई में ज़रूरत होती है 11th क्लास की लिमिट की कि नहीं। ठीक है, आप ऑब्जर्व करके पता चल जाएगा आपको। एक बार क्वेश्चनों को 2-3 क्वेश्चनों को हैंडल करना सीखिए, अपने आप रिदम में गाड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि अगर कोई फंक्शन है, यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ़ एफ एक्स बी अ फंक्शन, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स कोई हमने क्या ले लिया बच्चों, फंक्शन ले लिया। ठीक है, तो अगर हमें उसके लेफ्ट हैंड लिमिट में, यानी कि लिमिट हम लेते हैं उसके, अभी मैं मान चलो चेक कर रहा हूँ उस पर, चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू ए मतलब क्या होगा बेटा, ए वो पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिस पर हम चेक कर रहे हैं कि इस पॉइंट के आसपास क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है ना। तो अभी मैं बात करूं कि उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि ए के नेगेटिव, जैसे ए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इधर खड़ा हूँ, तो अपने लेफ्ट साइड में अगर मैं जाऊँ, है ना, पीछे की तरफ, ठीक, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग जाऊँगा तो इस साइड में जाएंगे, इस साइड में जाऊँ या इस साइड में, तो लेफ्ट साइड में चेक करूँ या अपने राइट साइड में चेक करूँ, और मैं जहाँ पोजीशन पर खड़ा हूँ उस पॉइंट पर भी चेक करूँ। तो अगर मैं तीनों जगह मेरी इमेज में मेरी फोटो सेम आती है, इसमें फोटो खिंचवा रहा हूँ, फोटो शूट करवा रहा हूँ, तो इधर भी खिंचवाऊँ, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में मैं खिंचवाऊँ तो भी एक जैसी आ रही है, यहाँ खिंचवाता हूँ तो भी सेम आ रही है। इसका मतलब मैं एकदम परफेक्ट खड़ा हुआ, सीधा खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, यानी कि ये मेरे पूरे बैकग्राउंड में कोई कमी नहीं है और मेरे पोस्चर में कोई कमी नहीं है कि अगर मेरा फोटो लेफ्ट साइड में भी सेम आता है, राइट साइड में खड़ा हूँ तो भी ऐसे ही फोटो आ रहा है, और बीच में खड़ा हूँ तो भी मेरा फोटो सेम आ रहा है। तो अब इससे मुझे कैसे पता चला कि भैया मुझे कहीं भी पोजीशन चेंज कर लूँ मेरा फोटो एकदम परफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब मेरी जो पीछे की सरफेस है वो भी परफेक्ट है और मैं भी परफेक्ट खड़ा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हूँ उस पॉइंट के, ये क्या है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, -1 पॉजिटिव का 1, कोई एंगल हो सकता है, वो फंक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके नेगेटिव की तरफ उस फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो आप, और उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना, सीधे हाथ की तरफ सपोज, है ना, उस फंक्शन पे उसकी वैल्यू चेक करें, और जिस पोजीशन पर वो खड़ा है, यानी कि जिस पॉइंट पर आपको उसका फंक्शन का ग्राफ चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं, उस पॉइंट पे भी तीनों जगह वैल्यू एकदम डिट्टो सेम आती हैं, तो वो फंक्शन क्या बोला जाएगा बच्चों, कंटिन्यूस फंक्शन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कंटिन्यूस, ऊपर ऑलरेडी लिख दिया मैंने, क्या बोला जाएगा, कंटिन्यूस। तीनों कंडीशन वेरीफाई होना जरूरी है, तीनों में से एक भी फेल नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि एक पॉइंट ये है सपोज, ठीक है, x इक्वल्स टू ए, तो अपोज सपोज x इक्वल्स टू 5 है, तो x 1 2 3 4 5, तो 5 पे चेक कर रहा हूँ, तो मैं इस पॉइंट के सपोज y की वैल्यू अगर मान चलो 8 आ रही है, इस 5 पे है, y की वैल्यू क्या आ रही है, सपोज 8 आ रही है, 8 यहाँ पर है ना, 1 2 3 4 5 6 8 7 8 है ना, 8 यहाँ पर आ रही है, तो अब उस पॉइंट पर भी 8 आनी चाहिए। उसके x की वैल्यू अगर मैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि 7 पर रखूँ, 5 के अलावा इस पर 4 पर रखूँ, 3 2 1 माइनस के रखूँ, कुछ भी रखूँ, या राइट हैंड साइड में रखूँ, सब पे 8 8 8 8 शो होती है। इसका मतलब वो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका ग्राफ हमारे पास कैसा बना, एकदम स्मूथली बनेगा बिगर पेन को उठाए हुए, राइट। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, कंडीशन ये होती है, ठीक है, इसको फॉर्मली हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, और इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर वो चेक करवाएगा, x इक्वल्स टू 0 पे, 1 पे, 2 पे, किसी पे भी। ठीक है, तो उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तीनों जगह चेक करेंगे, तीनों जगह अगर वैल्यू सेम आती है तो वो फंक्शन कैसा बोला जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन बोला जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं इसकी अपोजिट पॉइंट, दैट इज डिसकंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूस के लिए आपको समझ में आ रहा होगा हल्का सा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। ठीक, अगर आप 12th के स्टूडेंट हो और आप 95+ के मार्क्स आपको विटेज करने वाले हो बोर्ड के अंदर, तो आप इतना तो जजमेंट कर गए होंगे आप यहाँ तक कि अभी मैं डिसकंटिन्यूस के लिए कंडीशन बनाने वाला हूँ
डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए वो किस टाइप की कंडीशन आने वाली है। ठीक है बच्चों, तो डिसकंटिन्यूटी के लिए हमारे पास क्या आने वाली है, सबसे पहली सिचुएशन क्या होती है, इसमें 3-4 सिचुएशन होती हैं। देखो सपोज़ मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी आपकी मम्मी आपसे पूछती हैं, आपकी मम्मी कहती हैं कि बेटा दूध पी लो, राइट। तो आपको अगर मान चलो दूध नहीं पीना, तो आप कोई भी एक स्ट्रॉन्ग सा बहाना लगाओगे कि मेरा दूध से सपोज़ मेरा दूध से पेट खराब हो जाता है ना, डाइजेशन सिस्टम को सूट नहीं करता, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, सिंपल सा मीन। तो आप एक ही बहाना बना के कट कर दोगे, मुझे दूध नहीं अच्छा लगता इसलिए मैं नहीं पीता, राइट। लेकिन अगर आपकी मम्मी आपसे दूध पिलवाना चाहती हैं तो वो फिर क्या करेंगी, वो जितने भी आप बहाने लगाओगे उतने बहानों को वो क्या करेंगी, गलत सिद्ध करेंगी और अपने आप को जस्टिफाई करेंगी कि ये जो आप बता रहे हो वो गलत है, आपको पीना ही पीना है। तो इसका मीन्स ये है कि अगर आपको इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूस प्रूव करना है तो एक ही पॉइंट पर आप डिसकंटिन्यूस प्रूव कर सकते हो, किसी भी पॉइंट एंगल के अगर, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या एफ ए, तीनों में से कोई भी डिफरेंट आ गया उस पर आप डिसकंटिन्यूस बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूस बोलना है तो तीनों कंडीशन वेरीफाई करना जरूरी है। इट मीन्स ये कि अगर आपको दूध पिलवाना है मम्मी को आपसे, तो उनके लिए आप जितने भी पॉइंट उनके आगे रखो कि मुझे माने चलो मुझे 10,000 रुपये दे दोगे 3 दिन के अंदर, तब मैं दूध पिया करूँगा रोज़ रेगुलरली, या फिर मुझे एक बाइक दिला दोगे तब मैं रेगुलर दूध पीऊँगा, या मैं जिम स्टार्ट करवा दोगे तब मैं दूध पीऊँगा। तो इस तरीके कंडीशन बोले बिल्कुल हाँ यही मान्य होगी, बिल्कुल मान्य हो, कोई दिक्कत नहीं, आप पियो पहले, ठीक है। तो फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए तीनों कंडीशन वेरीफाई करना जरूरी थी उधर, लेकिन यहाँ पर तीनों में से एक भी फेल हो जाती है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन में लिखता हूँ जिसमें इफ़ लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव पर लेते हैं हम उस फंक्शन, एंड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, ठीक है। इफ़ द लिमिट फंक्शन इसकी क्या करती हैं, आर एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट कुछ ना कुछ वैल्यू निकलती है, एग्जिस्ट करती है। फंक्शन के अंदर लिमिट पुट करने के बाद जरूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आ ही जाए, कभी कभी क्या होगा एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो वो फंक्शन हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो फिर वो उसे क्या बोलेंगे बेटा, अगर हम लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक, देन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो फंक्शन को डिसकंटिन्यूस फिर कब बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस इफ लिमिट, या फिर हम उसको बोलें एफ एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव पे उसकी वैल्यू आपस में एक दूसरे से क्या रहती है बेटा, डज नॉट इक्वल रहती है, यानी कि दोनों की वैल्यू अगर सेम नहीं होती तो फिर वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस बोला जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट पॉइंट के लेफ्ट साइड में, पॉइंट के राइट साइड में, दोनों का आंसर अलग आता है, तो इसका मतलब उसको हम डिसकंटिन्यूस बोलेंगे। दूसरा, इफ़ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, या पहले हम ए नेगेटिव लेते हैं, एंड लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स आर एग्जिस्ट एंड वैल्यूज़ आर इक्वल। अच्छा, अगर उनकी वैल्यूज़ भी इक्वल हैं तो फिर देन तब फिर का बीच में कंडीशन क्या होगी, जब वो डिसकंटिन्यूस होता है, देन द वैल्यू ऑफ एफ ए, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट से, और राइट हैंड लिमिट, दोनों में से उसके जो वैल्यू है इनकी तो दोनों की सेम आ रही है, लेकिन एफ ए की वैल्यू इसके बराबर नहीं आ रही, यानी कि तीनों में से एक वैल्यू डिफरेंट आ गई। पहले क्या था, जब ये दोनों ही अलग अलग आती हैं तो, या फिर उनमें से एफ ए की वैल्यू अलग आती है तो, ठीक है, या फिर एक एफ ए की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। तीसरा पॉइंट ये बनता है, इफ़ एफ ऑफ ए डजेंट एग्जिस्ट, क्या करता है वो, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक। या फिर एटलीस्ट तीनों में से, इफ तीसरा का चौथा कंडीशन ये हो सकता है, एटलीस्ट वन ऑफ द फंक्शन, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द फंक्शन इज डजेंट एग्जिस्ट, या द वैल्यू ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, इज और डज दोनों एक साथ नहीं आएंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, इज दैट क्लियर। वन ऑफ द फंक्शन डजेंट एग्जिस्ट, यानी कि तीनों में से कोई ना कोई फंक्शन, एक से कम एक फंक्शन अगर वो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फिर उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे, या कोई फंक्शन की वैल्यू पुट करें तो कोई रिजल्ट नहीं निकल के आए, हो सकता है, क्या होता है कभी इन्फाइनाइट आता है तो वो रिजल्ट नहीं निकल के ही नहीं आया ना सपोज, ठीक। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस रहेगा। कुल मिला के तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाए, या तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल होने का मतलब एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है, राइट, या फिर तीनों में से
तीनों के तीनों एक जैसे नहीं दिखे हैं, तीनों में से कोई सा एक डिफरेंट दिख जाए, 2 सेम आते हैं, तीसरा डिफरेंट है, या फिर तीनों में से एक भी अलग अलग, सारे अलग अलग हैं तो भी है, यानी कि कोई भी एक रूल फेल हो जाए इनमें से तो वो डिसकंटिन्यूस होता है। सिंपल, ठीक है बच्चों। तो इतना हम सीख चुके हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस कब होगा और डिसकंटिन्यूस कब होगा, राइट। अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें क्वेश्चंस इसके डिपेंडेंट ट्राई करने हैं बच्चों, तो उसके लिए मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर पे वीडियो बनाता हूँ जिसमें हम क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे, राइट। अभी फ़िलहाल मैं बताता हूँ कि इसमें बोर्ड पे जो क्वेश्चन आते हैं वो किस किस टाइप से आते हैं बच्चों। तो इस कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट 3 टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन ये मिलेगा, ठीक है, बोर्ड में कि डिस्कस द कंटिन्यूटी। सिंपल देगा वो कि कंटिन्यूटी डिस्कस कीजिए, ठीक है बच्चों। क्या देगा वो? डिस्कस द कंटिन्यूटी, ठीक है। या फिर डिस्कस की जगह एग्जामिन दे देगा, चेक दे देगा, चेक द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस और नॉट, कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, एट पर्टिकुलर पॉइंट, एट वही लिखते हैं हम x इक्वल्स टू ए, एट x इक्वल्स टू ए, इन पॉइंट्स पे क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, चेक करके बताना है आपको, ठीक। दूसरा क्या मिलेगा कि शो करके बताना है आपको, शो दैट या फिर प्रूव दैट, है ना, शो दैट या फिर प्रूव दैट एफ एक्स, कोई फंक्शन दे रखा है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू एक पर्टिकुलर पॉइंट ए, राइट। ये 2 मिल गई, इन दोनों में से कोई टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तीसरा टाइप का प्रॉब्लम आती है अपनी कि इफ़ द एफ एक्स यानी कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू पर्टिकुलर कोई पॉइंट ए है, ए पे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर उस फंक्शन के अंदर कोई अननोन वेरिएबल दे रखा है, कोई अननोन वेरिएबल का मतलब कि फंक्शन के अंदर जैसे x के टर्म में तो पूरा फंक्शन है, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अगर उसमें कोई 3 की जगह पर कोई अननोन वेरिएबल दिया है, जैसे k दिया है, राइट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल में लिख देता हूँ मैं k m, ठीक है, p हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, तो इस तरीके से जनरली एटसेट्रा टाइप लिख देता हूँ इधर। कोई भी अननोन वेरिएबल दे रखा है तो उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, उन अननोन टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि x टेंड्स टू ए नेगेटिव या ए पॉजिटिव पे या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तीनों का वैल्यू सेम है ऑलरेडी। तो उनमें से कहीं तीनों कंडीशन में से 2 कंडीशन को आप सॉल्व करोगे, दोनों को सॉल्व करके एक पर रखे जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर करा के आप उस k की या फिर p की कुछ भी वैल्यू अननोन वेरिएबल दे, लैम्डा दे, ठीक है, अल्फा दे, कुछ भी दे सकता है, उसकी वैल्यू पूछे तो वो आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो इन 3 टाइप से प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपके बोर्ड के अंदर आती हैं, पूछी भी जाती हैं, राइट। तो इसमें से आपको इतनी प्रॉब्लम्स करनी है। अगली वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं कि इस पर डिपेंडेंट तीनों प्रॉब्लम्स हमें किस किस तरीके से टैकल करनी होंगी, राइट। 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे, बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे बच्चों, है ना। सारे क्वेश्चन जो रहेंगे अपने NCERT पर डिपेंडेंट रहेंगे। इज़ दैट क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग।